हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेकंड को करने वाले हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को भी कंप्लीट किया था, जो था लिविंग वर्ल्ड, और हमने एनिमल किंगडम को भी कंप्लीट कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं काफ़ी कंसाइज वे में इसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर के नाम से ही चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पता लग जाता है। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोस का मतलब होता है लिविंग, यानी कि नाम दिख रहा है, दिख रहा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो बायो वर्ड है उसका मतलब है लिविंग। लॉजिकल मतलब जो जिसका कोई सिद्धांत है। तो यानी कि बायो की और क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासीफाई करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मतलब कुछ क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो कुछ पहले के टाइम पे, अब सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो इस चैप्टर में हम किंगडम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसमें उनमें कुछ किंगडम्स पढ़ेंगे। अगर किसी को किंगडम नहीं पता तो मैं बता दूँ, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, उसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो है किंगडम। लेकिन किंगडम से भी बड़ी एक कैटेगरी है डोमेन जो होती है, लेकिन वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम एक बार उसे पढ़ेंगे डोमेन के बारे में। तो अभी इस चैप्टर में हम सबसे पहले सिंपल क्लासीफाई करेंगे अपने ऑर्गेनिजम्स को, उसके बाद में एक एक किंगडम को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। अभी हमें पहले ये जानना होगा कि बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हुई थी। अब कोई भी जो एक, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो पहली बार में ही कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता, या कोई डिस्कवरी एक बार में नहीं हो जाती। अगर हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम बहुत सालों तक उस पर रिसर्च की जाती है, उसके बाद में कोई फाइनल रिज़ल्ट निकल के आता है। तो हम शुरू करते हैं एरिस्टोटल से। और एरिस्टोटल से भी पहले एक क्लासिफिकेशन हुई थी, जहाँ पे लोग क्या करते थे, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको उनके यूजेस या फिर वो जिस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। जैसे कि अब हम ले लेते हैं उन्होंने, अब जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने कर दिया फूड के उस पर, कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें फूड मिल रहा है। जैसे कि जो भी फ्रूट वाले जो ट्रीज़ थे, मैंगो हो गया, या मैंगो, लीची, ये सब, इनसे हमें फूड मिल रहा है, तो इनको हमने फूड वाली कैटेगरी में रख दिया। उसके बाद में शेल्टर, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके से हमें छाया मिल जाती है, उनको हमने शेल्टर वाली कैटेगरी में रख दिया। तो हमारे ह्यूमंस के यूजेस के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। लेकिन यहाँ पे क्या कोई साइंस लग रही है, कोई साइंटिफिक बेस लिया हमने क्लासिफाई करने के लिए? नहीं। तो ये था साइंटिफिक बेस नहीं था कोई भी, ये सिर्फ ऐसे ही कोई भी क्लासिफिकेशन कर दी पहले के लोगों ने। अब भाई उन्हें इतना पता नहीं था साइंस के बारे में, तो उसके बाद में हमें तो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन हुई है वो पढ़ना है। लेकिन हमें एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ स्टार्ट हुई है, तो इसलिए मैंने बताया। अब उसके बाद में हम शुरू करेंगे एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन से। एरिस्टोटल वो इंसान था जिसने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की थी, साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन की थी। तो एरिस्टोटल, ये नाम आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इन्हें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने भी सिंपल बात की थी, लेकिन उसने कुछ तो साइंटिफिक बेस लिया। उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब जो हमें ऊपर ऊपर से ही, बाहर से देखने से पता लगते हैं। मॉर्फोलॉजी हमें पढ़नी है चैप्टर 5 में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी उनकी, ठीक है। लेकिन अभी मैं मॉर्फोलॉजी का मतलब बता रही हूँ। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, बाहर से कोई चीज़ देखने, बाहर से कोई फीचर्स देखने। अब जैसे कि कोई इंसान है, हम उसे देख के बोल सकते हैं ये सुंदर है, मतलब लाइक वैसे तो सब सुंदर है, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी स्किन टोन फेयर है या ये पतला है, तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने भी ऐसे ही किया। एरिस्टोटल ने चीज़ों को बाहर से देखा, बाहर से ऑब्जर्व किया और उनको फिर क्लासीफाई किया। तो एरिस्टोटल ने
सिंपल 2 किंगडम्स दिए, 2 ग्रुप्स बनाए। सबसे पहला था हमारा प्लांटे, दूसरा था हमारा एनिमेलिया। प्लांटे में कौन आएगा? प्लांट्स। एनिमेलिया में एनिमल्स। अब उन्होंने प्लांट को भी अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड किया और एनिमल्स को भी। प्लांट की 3 कैटेगरीज बनाई, तो उन्होंने प्लांट्स की भी 3 कैटेगरीज बनाई। सबसे पहले हर्ब, श्रब और ट्री। अब हर्ब, श्रब और ट्री क्या होते हैं? जैसे कि बिल्कुल छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं उनको उन्होंने हर्ब्स कहा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम अपने घर के बाहर देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे से ग्रो हो जाते हैं, जिनको ना हमने कभी सीड लगाया या कुछ भी किया, वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको कहते हैं हर्ब्स। ठीक है। उसके बाद में झाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे कि स्कूल्स में होते हैं वो वाले ज़्यादातर प्लांट्स, झाड़ियाँ से, तो उनको श्रब्स कहा। और ट्रीज़ तो हमें पता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनको ट्रीज़ कहा उन्होंने। तो उन्होंने सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया, 2 किंगडम्स बनाए, प्लांटे, एनिमिलिया। अब प्लांटे को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब और ट्रीज। अब बचे एनिमल्स। एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एनाइमा और एनाइमा, इनीमा कह लो। ठीक है। एनाइमा मतलब, ये चीज़ मैं कई बार बता चुकी हूँ, जहाँ पे आगे ए लगता है, ए का मतलब होता है, ए का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है। ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एनाइमा वाले में एब्सेंट होते हैं, यानी कि उनका ब्लड रेड नहीं होता। जबकि जो इनीमा वाले हैं, इनाइमा वाले हैं, उनमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस। ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट और एनिमल 2 किंगडम्स बना दिए। प्लांट में उन्होंने हर्ब, श्रब, ट्रीज कर दिया, एनिमल में उन्होंने एनाइमा, एनीमा कर दिया। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में आ जाते हैं लीनियस। लीनियस के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो था लिविंग वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। तो मैंने तब वहाँ पे भी बताया था कि लीनियस को ना 2 जो मतलब वो है हमारा 2 2 नंबर है, उससे काफ़ी उन्हें अटैचमेंट है। उन्होंने अपना नाम भी 2 उसमें कर लिया था। और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में भी बायो का मतलब 2 था, यानी कि 2 चीज़ों से बन के नाम बना था वहाँ पे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ही किंगडम्स दिए। ठीक है। तो अब जो एरिस्टोटल ने किंगडम्स बनाए थे, प्लांट्स और एनिमल्स, तो किंगडम तो वही रखे इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या किया कि और फर्दर स्टडी किया, और जो क्लासिफिकेशन के बेसिस थे वो इनके अलग थे। उन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे, लेकिन उन्होंने कुछ और कैरेक्टर्स भी देखे थे। इसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है CCLMR। सेल टाइप देखा, मतलब वो सेल टाइप देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। तो अब उन्होंने भी सिंपल वही चीज़ कर दी, प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। 2 किंगडम दिए, प्लांट और प्लांटे, एनिमलिया। अब उसके बाद में आप कहोगे कि तो ठीक है, उन्होंने ये चीज़ करी, तो अब इसमें क्या ऐसी लिमिटेशंस रह गई, क्या ऐसे ड्रॉबैक्स थे कि आगे और ज़्यादा रिसर्च हुई, तो उनके ये ड्रॉबैक्स थे कि वो कुछ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, जो थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं बता पाए थे। ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में भी कोई डिफरेंस नहीं किया था। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। तो ये थी इनकी ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस भी कहते हैं जिन्हें। अब उसके बाद में आता है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक 2 किंगडम चल रहा था, प्लांटे, एनिमलिया, प्लांटे, एनिमलिया। अब एक नया ग्रुप ऐड होता है, वो होता है प्रोटिस्टा। ये उनके लिए होता है। अब प्लांट, कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट से जिनके थोड़े थोड़े फीचर मिल रहे थे, या थोड़े थोड़े फीचर एनिमल से भी मिल रहे थे। अब हम कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्हें प्लांटे में रखें या एनिमलिया में रखें। तो हैकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने कहा कि जिस भी ग्रुप में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है कि प्लांटे में रखें, एनिमलिया में रखें, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा। हम उनको उस ग्रुप में रखते हैं। ठीक है।
तो अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अब प्रोटिस्टा जो था उसमें हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो कोपलैंड एक साइंटिस्ट थे, वो आए, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जो अभी तक चल रहा है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो रहने देते हैं, लेकिन उसमें एक और नया ग्रुप ऐड कर देते हैं जो कि है मोनेरा, जिसमें हम हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमें 4 किंगडम मिल गए, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। प्लांटे में प्लांट्स थे, एनिमेलिया में एनिमल्स थे, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जबकि मोनेरा में हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद में आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये दिया था R.H. विट्टेकर ने। वैसे तो सभी साइंटिस्ट के नाम याद रखने, लेकिन इनका नाम ज़रूर याद रखना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो करंट में हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया, अब भाई हमने 4 किंगडम तो पढ़ लिए थे, कौन कौन से, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। लेकिन अब फंगस नाम की भी तो चीज़ होती है। फंगस ऐसी चीज़ थी, ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो इन चारों ग्रुप में नहीं रख सकते, हम चारों में से किसी में भी नहीं रख सकते थे। तो अब विट्टेकर ने क्या किया, उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, फंगाई, ठीक है। फंगाई में फंगस को ही रखेंगे और किसे रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास में फाइनल 5 किंगडम मिल गए हमें, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है इनके क्लासिफिकेशन से कि उन्होंने कौन कौन से बेसिस लिए थे क्लासिफिकेशन के, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने सेल वॉल देखा कि भाई सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है इन 5 किंगडम में, सेल टाइप मतलब यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, ठीक है। प्रोकैरियोट तो इनमें से बस एक ही है, वो है मोनेरा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि मतलब ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन देखिए, फाइलोजेनिक एनालिसिस, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इन्होंने यही लिया था, क्योंकि बाकी सब फीचर तो बाकी सब भी ले रहे थे, लेकिन फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि उनके पूर्वजों की भी स्टडी की थी उन्होंने, उन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी थी कि कहाँ से आया है या कैसे इसमें बदलाव आया है। एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, एवोल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी में, +2 में, वो हमें पढ़ना है बाद में। तो एवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि पूर्वजों की स्टडी करना, क्या आया है, कैसे आया, क्या चेंजेस आए हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये इन्होंने यही लिया था, फाइलोजेनिक एनालिसिस। अब इसके बाद में यहाँ तक हो गया। अब एक किंगडम क्लासिफिकेशन और आता है, वो होता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई नया ग्रुप तो ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने अभी बताया था कि डोमेन नाम की एक चीज़ होती है, तो इन्होंने उसी के बारे में थोड़ा सा बताया। जो हमारे ग्रुप्स बने हुए थे, मैंने बताया ना कि बस मोनेरा प्रोकैरियोटिक ग्रुप होता है, तो बाकी सब कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक। तो इन्होंने बाकी सबको एक डोमेन में रख दिया जिसको नाम देती है यूकैरिया, ठीक है। यूकैरियोटिक को यूकैरिया, जिसमें आ गए हमारे प्लांटे, एनिमेलिया, फंगस, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक ग्रुप बचा मोनेरा। मोनेरा को उन्होंने 2 और डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, एक था हमारा यू बैक्टीरिया, दूसरा था हमारा आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जो सच में बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एक अलग होती है चीज़, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स पढ़ लिया, मतलब कि कैसे किंगडम्स डेवलप हुए, कैसे किंगडम्स बने, या अभी कौन सा किंगडम चल रहा है, अभी कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, और मतलब अभी करंट में क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विट्टेकर ने दिया था, तो इसमें हम अब अगली क्लास में डिटेल में एक एक करके सभी किंगडम्स को पढ़ेंगे। तो thank you so much. If you like the video, then like the video and subscribe my YouTube channel.
and share with your friends. Thank you.